हेलो दोस्त, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी का 10th साइंस एमसीक्यू अभी लेके आए हैं, जिसमें 60 प्रश्न और प्लस बहुत तेरे कंसेप्ट की बात करेंगे, फिगर की भी बात करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक से भी 2-3 प्रश्न हम ग्रुप डी में आ रहा है। और जो कैंडिडेट एनसीईआरटी के लिए 10वीं की तैयारी कर रहा है, कोई कैंडिडेट आईटीआई पे तैयारी कर रहा है कोई जॉब का, और कोई कैंडिडेट डिप्लोमा बेस पे बेसिक जानना चाहता है, उनके सबके लिए ये वीडियो रहेगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से, स्क्रू रोल से, पोल जानने की विधि से, लूप से माध्यम से, मैग्नेट किस इंड से इन करता है, मैग्नेट ब्रोकन होने पे क्या होता है, सारा चीज़ की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न को लाए हैं, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे हिंदी से, इंग्लिश में भी यहाँ पे है। और साथ में अब एक बात तो करेंगे कि नंबर, आप आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम दिए हैं तो नंबर नहीं, आपका नाम भी काम करेगा। कैसे, इस वीडियो में ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप डी का सिलेक्शन नंबर के अलावा नाम पे भी होगा। और इसका कारण है एक नोटिस जिसने रेलवे दिया है ऑफिशियल, उस नोटिस की बात कर लेते हैं। पहले आपको दिखा देते हैं नोटिस, इसके बाद हम स्टडी वाले टॉपिक पे आएंगे। रेलवे का नोटिस आया था, जब डेट देख लीजिएगा 12/8/2022 को, जिसमें रेलवे ने बोला है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा और जो टॉपर होगा उसका 100 नंबर होगा। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है जो टॉपर होगा उसका 100 होगा। और टॉपर एक साथ हो सकते हैं 50 भी हो और एक साथ 100 भी हो सकते हैं। क्वांटिटी डिपेंड करेगा कि जिसका नंबर ज़्यादा है और उससे कम है, उस पर डिपेंड करेगा। और वैकेंसी में जानते हैं एक एक नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। और परसेंटाइल जब होगा तो जो इक्वल और लेस वाला जो फार्मूला जहाँ लगेगी, मान लीजिए कोई नंबर कैंडिडेट का 66 है और 66 पे ही हो जाएंगे 50-60 कैंडिडेट, सबका परसेंटाइल सेम हो जाएगा। और इसमें 50 में से मान लीजिए 40 लोग ए से एफ लेटर तक के भी नाम है, और मान लीजिए 10 लोग का नाम जी से लेके जेड तक है, तो जी से जेड वाले का नुकसान होगा, ए से एफ वाला का बेनिफिट होगा। क्योंकि जब टाई का स्कोर होगा और नॉर्मल सिलेक्शन की बात आएगी तो वहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे फिसल जाएंगे। यानी नाम जिसका ए लेटर से शुरू है, 1 मिनट, जिनका नाम ए लेटर से शुरू है उनको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए अब कोर सब्जेक्ट पे जो इस वीडियो का मेन पार्ट था उसको चलते हैं। मैग्नेट के लिए तो इसको 2 तरीके से आप पढ़ सकते हैं, एक तो अपने मर्जी से और एक वीडियो से। अगर आप चाहते हैं कि अपने मर्जी से पढ़ें, क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको यहाँ पे, तो www.railwaylife.lp के आइएगा। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा। यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन का हमने पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में डाल दिया है, जिसमें चाहते हैं। हालांकि ये आपको मैं बता दूं, ये पेड है, यहाँ पे आपको कुछ फी, नॉमिनल फ़ी जमा करना पड़ेगा, तभी आप इसको परचेज कर पाएंगे। उसके बाद आगे की हम प्रोसेस की बात करते हैं। मेरे पास मैं एक डाटा बना लिया हूँ, इस डाटा के हिसाब से मैग्नेट और इलेक्ट्रिकल करंट इफेक्ट वाला पूरी बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख सकते हैं। हिंदी में आप इंग्लिश में डाउनलोड करेंगे तो इंग्लिश में, हालांकि इंग्लिश में थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल टॉपिक का आसान होता है समझाना और समझना, पिक्चर के साथ पूरी है, पीडीएफ है। लेकिन हम कुछ लोगों का क्वेरी आया था तो मैंने इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होगा। न्यूमेरिकल भी 1-2 क्वेश्चन है जो आईटीआई इस बार एग्जाम में ग्रुप डी में आ चुके हैं। कह रहा है कि पहला क्या था, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो यहाँ मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए नीचे आएगा, क्योंकि कन्वर्सन मैंने इंग्लिश से हिंदी किया तो ये थोड़ा चेंज हो गया है। तो ओस्टेड ने की थी चुंबकीय प्रभाव का। इसका भी आप एक प्रश्न आ जाता है, इसको आप पहले प्रश्न के रूप में लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नरम लोहा का, कठोर का, स्टील का, कोई भी धातु का नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करता है तो नरम लोहा की बात होगा। और नरम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, वैसा मैग्नेट जो एसी सप्लाई से देने से बनता है। और दूसरा मैग्नेट कैसा होता है, जिसको बोलते हैं, दूसरा मैग्नेट का टाइप होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट ऐसा मैग्नेट जिसमें आप सिंपल सी बात करें कि उसकी पोल नॉर्थ और साउथ बना हुआ रहो, चाहे बिजली दिया जाए या नहीं दिया जाए, इलेक्ट्रिकल प्रभाव से उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, इसी लोहे की में एक तांबे की तार लगा दी जाती है और इसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है, जिससे नॉर्थ पोल
और साउथ पोल क्रिएट होता है, लेकिन ये जब तक बना रहेगा जब तक इसमें धारा की मात्रा आप प्रभावित करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट पूछ दिया जाता है। जैसे ही खत्म हो जाएगा आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रभाव खत्म हो जाएगा। हाँ, कुछ रेसिड्यूल मैग्नेट रह सकता है, तो रेसिड्यूल को नेगलेक्ट हम करके मानते हैं कि वो मैग्नेट खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेट का आकर पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जाम्पल क्या है, तो सबसे पहले फैन से शुरुआत होता है। सीलिंग फैन वगैरह जो भी आपके फैन है, छोटे छोटे मोटर, बड़े मोटर, सारे रेल इंजन मोटर वगैरह वगैरह, सारे मोटर जितने भी ऐसे हैं सब इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करते हैं। यानी जितने भी एसी मोटर हैं सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करते हैं। और इवन डीसी मोटर भी कह सकते हैं, हालांकि उसमें मैग्नेट डीसी में कम्यूटेटर और स्लिप लिंक और थोड़ा सा मैग्नेट का कंसेप्ट चेंज हो जाता है, लेकिन जितने मोटर है वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करते हैं। उसी तरह जनरेटर में भी इसका यूज होता है। जनरेटर में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट जहाँ बनती है वहाँ भी कंसेप्ट क्या होता है, एसी मोटर और जनरेटर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जनरेटर को घुमाने के लिए प्राइम मूवर लगाते हैं और मोटर को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। दोनों एक दूसरे का रिवल्सर काम कर सकता है, लेकिन उसकी इफिशियंसी पे अंतर पड़ेगी। चलिए अगला बात है प्रश्न, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अच्छा सामग्री कौन सा है, कौन सा मटेरियल हो वो बताना है। तो देखिए सारा चीज़ अच्छा है, लेकिन एल्निको एक धातु है जो मैग्नेट को अच्छा बनाने का काम आता है। तो एल्निको एक एलॉय है, अल्मुनियम, निकल और इसका क्रोमियम मिला के बनता है। कोई नहीं, एक बार एल्निको याद रखिए, नीचे हम बात करेंगे कौन कौन का मिलता है वो, तो उसके बाद स्टील भी होता है इसमें एल्निको में। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब कह रहा है कि ये प्रश्न एक और था कि चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में बनने के लिए कुंडली धारा प्रवेशित करते हैं तो क्या बनता है, उसके लिए था। तो इस प्रश्न को हिंदी में नहीं देख पाएंगे, हिंदी में ये सही से आया नहीं, तो 4 नंबर प्रश्न को हम इंग्लिश से ले लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि जब कन्वर्ट करने में कई सारी चीज़ें एरर आ जाती है। वी कैन इंड्यूस करेंट इन ए कॉइल बाई, कैसे हम करंट पैदा कर सकते हैं किसी कॉइल में, तो क्या करेंगे, या तो कॉइल को मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या मूविंग मैग्नेट के अंदर कॉइल को स्थिर रखेंगे। दोनों प्रकार से यानी वाइस वर्सा आप पैदा कर सकते हैं करंट, और इसी करंट को पैदा होने की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा, जो प्रश्न नंबर 3 में पढ़े थे। अब कह रहा है कि इन साइड ऑफ मैग्नेट फील्ड ऑफ लाइन, मैग्नेट का लाइन किधर से किधर मूव करता है। तो चलिए हिंदी में लेके आते हैं। कुछ लोग कहेंगे हिंदी में चाहिए, तो हिंदी में ही लेके आते हैं। बहुत लोगों का सवाल आता है कि हिंदी में सब कोई समझ लेता है, इंग्लिश तो कुछ ही लोग समझते हैं। तो अच्छा चलिए, उनकी डिमांड है। 5वें नंबर प्रश्न आपको लेके आते हैं। 5वें नंबर प्रश्न में चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं कैसे घूमती है। तो सबको पता है कि चुंबक के बाहर नॉर्थ से, चुंबक एक ले लीजिए आप, मैग्नेट ले लीजिए, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। तो चुंबक के बाहर यहाँ से निकल के रेखाएं साउथ पोल की तरफ जाती है, तो चुंबक के अंदर किधर आएगी, साउथ से नॉर्थ की अब तरफ आएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर। इधर से भी नॉर्थ से निकल के इधर साउथ पोल पे जाती है। तो चुंबक के अंदर किससे होगा, तो दक्षिणी ध्रुव, दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर गति करती है अंदर में। आपका आंसर क्या है, बी है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, 6ठे नंबर पे। 6ठा नंबर कह रहा है चुंबक के मध्य खाली स्थान दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत होता है ध्रुव पे और किस में, तो चुंबक के मध्य में क्या रहता है, सब जगह बराबर रहता है, लेकिन अगर दोनों ध्रुव होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा होता है चुंबकीय प्रभाव। ये याद रखिएगा, दोनों ध्रुव पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पे इसकी पावर ज़्यादा होती है, और बीच में सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पावर उसकी। चलिए अगला प्रश्न है 7वां, एक बार चुंबक को हम 2 टुकड़े में तोड़ दें तो क्या होगा। कहते हैं ना, एक चुंबक है नॉर्थ और साउथ, इसको हम यहाँ से बीच में तोड़ दें तो क्या होगा। तो कह रहा है प्रत्येक 2 टुकड़े पोल की तरह काम करेंगे, प्रत्येक टुकड़े 2 पोल की तरह काम करेंगे। यानी अगर इसको तोड़ दें तो एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा यहाँ, ये भी नॉर्थ और ये भी साउथ, ये भी नॉर्थ ये भी साउथ, यानी 2 चुंबक बन जाएंगे। और बिल्कुल यही समय सही आंसर है। विपरीत ध्रुव बनेंगे, गलत है। उसके बाद आपका यहाँ पे चुंबकीय संपत्ति खो जाएगी, गलत है। प्रत्येक टुकड़ा एक ध्रुव बनेगा, NS, यानी
सबसे पहला है कि प्रत्येक टुकड़े में 2 पोल बन जाएंगे और हर एक चुंबक, चाहे चुंबक को आप 50 बार कर दे टुकड़ा, 50 चुंबक नॉर्थ साउथ की तरह काम करेगा। यानी कितने भी टुकड़े कर दिए चुंबक अपनी गुण नहीं खोएगा। नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, यानी आप 4 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें, 20 कर लें, जितने टुकड़े करेंगे पॉसिबल टुकड़े उतने चुंबक बनेंगे। और एक खास करके किसकी बात हो रही है, परमानेंट मैग्नेट की। यानी परमानेंट मैग्नेट है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आपको जब सप्लाई देते हैं तब बनती है। तो जितने उसमें अलग इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या करते हैं, जब आपका एसी मोटर होता है तो जितने कॉइल बनाते हैं उतने नॉर्थ साउथ पोल बनते हैं। तो वहाँ भी कंसेप्ट आपका यही चलता है। तो इसके भी आप घबराइएगा नहीं, मैं जितने भी कॉइल में भी आपको नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ सभी में बनते हैं, जितने आपने कॉइल का टर्न बना दिया वो आगे बात करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण चुंबक का विचुंबकीकरण हो जाता है। चुंबक अपने चुंबकीय गुण को खो देता है। रीजन फॉर मैग्नेटिज्म लॉस्ट क्या कारण हो सकता है वो बताना है। तो पहला कह रहा है एजिंग, दूसरा कह रहा है हैमरिंग, तोड़ के पटक देते हैं, पीटते हैं बार बार और बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं। ये तीनों रीजन है। अगर आपको चुंबक होने का यही तीनों रीजन है तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यानी चुंबक लॉस्ट प्रॉपर्टी कब करेगा या लॉस्ट प्रॉपर्टी कब होगा इसका, जब एजिंग करेंगे, उसके बाद हैमरिंग करेंगे और मजबूती से बार बार गर्म करेंगे, इतना कि बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे आप, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो ये अपनी गुण खो देगा। उसके बाद 9 नंबर है, विद्युत चुंबक की ध्रुवता निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, ध्यान दीजिएगा। कुंडली में बारी की संख्या, वर्तमान में प्रवाह की दिशा, सामग्री की प्रकृति। ध्रुवता किस पे निर्भर करती है, तो जानते हैं कि अगर एक चुंबक हमने अभी बोला, अभी बात करेंगे आगे, ये है कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको लिख दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसमें हमने सप्लाई देनी है, कॉइल के द्वारा सप्लाई दे दी है। तो इसमें नॉर्थ पोल किधर बनेगा, साउथ पोल किससे बनेगा, ये धारा की प्रवाह पे निर्भर करेगा, धारा किस प्रकार से गुजर रही है। अगर करंट आपने इधर से दिया और करंट अगर आपने इधर से दिया, दोनों कंडीशन में इसमें पोल अलग बनेंगे। यानी मैं कह दूँ, आगे की बात छोड़ ही दीजिए, जब करंट इधर देंगे तो जिधर से आप करंट देंगे उधर साउथ पोल बनेगा और जिधर करंट नहीं देंगे उधर नॉर्थ पोल देंगे। और ये इंटरचेंजेबल है। अगर करंट आपने इधर से दे दिया तो इधर साउथ पोल बनेंगे और इधर नॉर्थ पोल बनेगा। यानी आपको याद क्या रखना है, जिधर से आपने धारा की सप्लाई किया, करंट आई फॉलो किया, उधर हमेशा साउथ पोल बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं, अस्थायी चुंबक की आकर्षण शक्ति किसके द्वारा बढ़ सकती है। यहाँ पे कह रहा है आकर्षण शक्ति कैसे बढ़ सकती है, कुछ कह रहा है ठंडी जगह पे रख देंगे, गर्म जगह में रख देंगे, इसकी लंबाई बढ़ा देंगे, दोनों ध्रुव के बीच की जगह, हाई मतलब इसको जगह समझिएगा, दोनों बीच के दूर की जगह को कम कर देंगे। यानी एक मैग्नेट है, इतनी लंबी है, नॉर्थ साउथ ऐसा है, तो आकर्षण शक्ति देखिए, हमने बोला कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकल रही है, एन से निकल के साउथ तक आ रही है। यानी इसके बीच में ट्रेवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर इसको हम छोटा एक मैग्नेट बना दें यहीं पे NS, तो इसकी आकर्षण शक्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी दोनों ध्रुवों के बीच के डिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे तो उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ सकती है। परमानेंट मैग्नेट की बात हो रही है, और वो भी एक लिमिटेड तक, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा पावर हो जाएगा कि बहुत बड़ा पावर आ जाएगी। चलिए उसके बाद आपका है 11 नंबर प्रश्न है, जिसमें बोल रहा है कि धारावाहिक परिनलिका के भीतर, एक मिनट, धारावाहिक परिनलिका के बीच में भीतर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है, अक्ष के लंबवत, अक्ष के साथ और एक दूसरे के समानांतर, परिनलिका के अंदर समानांतर और सीधों पे वृत्ताकार। तो देखिए, जब भी आप एक चुंबक, अगर अभी आपने कॉइल वाला पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं एक वो ले लेता हूँ, थोड़ा सा आप समझते रहें जिससे हम भी समझें आप भी समझें। इस टाइप के ये कुंडली ले लीजिए, ये वाला लीजिए, ये वाला, तो देखिए बीच में क्या होता है, ये लंबवत इस टाइप से इधर जा रहा है, लेकिन जब पोल पे जा रहा है वो सर्कुलर हो रहा है, यानी पोल पे सर्कुलर और बीच में इधर उधर
भटका हुआ यानी लंबवत होगा। ये आपकी प्रश्न का आंसर है। तो यहाँ पे आप आंसर हिंदी इंग्लिश में जैसे देखना चाहते हैं देख लेंगे, एक बार आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास सारा चीज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका प्रश्न क्या आंसर आपको क्या मिलेगा, पर्णलिका के अंदर क्या होगा, बीच में समानांतर होगा और सिरों पे वृत्ताकार होगा। ये आपका आंसर है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न में है, थोड़ा सा इसको मैच करना है क्वेश्चन 12 को। यहाँ उपकरण दिया हुआ है, यहाँ कार्य दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है। तो इलेक्ट्रिक मोटर, जब आप मैग्नेट पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पता होना चाहिए। क्या करता है इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत प्रवाह को, ये 1 मिनट कहाँ गया, 1 मिनट कहाँ गया जी, हाँ, तो विद्युत जनरेटर है, पहले देख लीजिए। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर की बात हो रहा है। इलेक्ट्रिकल मोटर में आपका विद्युत चुंबक से भी मिलेगा, लेकिन इसको ध्यान से देखेंगे अभी। इसका सोलेनॉइड विद्युत चुंबकीय प्रेरण से इलेक्ट्रिक मोटर का काम करता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करेगा। आपका सोलेनॉइड में क्या होता है, सोलेनॉइड में जब विद्युत चुंबक बन जाती है, फ्यूज क्या होता है, जैसे ही ताप ज़्यादा होती है तो ये आपको ताप के प्रभाव पे I² R पे फ्यूज को गला देता है। यानी यहाँ से सीधी बात करें, विद्युत जनरेटर यान का आंसर सी होगा, फ्यूज के आंसर बी होगा, सोलेनॉइड का आंसर आपका ए होगा और इलेक्ट्रिकल मोटर का आंसर डी होगा। जिसको आप ध्यान रखेंगे, इसके फंक्शन बार बार पूछ दिए जाते हैं, छोटे छोटे प्रश्न आपको बना दिया जाता है। 13वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अगर चुंबक के आसपास स्थान पर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष शक्ति की चुंबक की लंबाई के क्या होगी वो बताना है। तो यहाँ पे एक आंसर भी आ गया है इसी में, ए वाला आंसर, चुंबक के लंबाई, यानी चुंबक के आसपास के स्थान में एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष शक्ति क्या होगा, चुंबक के लंबाई, चुंबक के मोटाई, क्षेत्र के निकटता के द्वारा दर्शाई जाती है, प्रवेश द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको हमें इंग्लिश में देखना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न क्लियर नहीं हो रहा है, 13 नंबर हम ऊपर से लाएंगे, क्योंकि कई सारे प्रश्न इंग्लिश के हिंदी में ट्रांसफ़र होते हैं तो हमें समझ में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 13 नंबर देखिए, कह रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द पॉइंट ऑफ स्पेस सराउंडिंग द मैग्नेट शोन बाय दी, किसके द्वारा शोन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड, ये आपका राइट आंसर है। जब डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड होगा उसके हिसाब से इसके स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है, यानी चुंबक के नज़दीक स्ट्रेंथ और बाद के स्ट्रेंथ का डिग्री होता है। उसके बाद आपका 14 नंबर है, फॉर ए करेंट लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड NS पोल क्रिएटेड एट द टू एंड एमोंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें इनकरेक्ट का बताना है। तो पहला कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन इंडिकेट मैग्नेटिक एंड द सेम पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। दूसरा पॉइंट कर रहा है, स्ट्रोक मैग्नेटिक प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेट मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस इन द कॉइल, बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है, सी पॉइंट कह रहा है आपको, ये पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड ए सोलेनॉइड इज डिफरेंस फ्रॉम द पैटर्न ऑफ द अराउंड ऑफ द मैग्नेट बार। और चौथा कह रहा है, नॉर्थ साउथ पोल एक्सचेंज पोजीशन व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज रिवर्स, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें एक ऑप्शन हमने इस प्रश्न में देखा कि सारे प्रश्न हमें सही दिख रहे हैं। इसमें एक प्रश्न में ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसका आंसर हम राइट नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ टाइपिंग इशू आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब हम कह रहे हैं इनसाइड ऑफ लाइन ऑफ द सोलेनॉइड आर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इंडिकेट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम विद ऑल पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड, सभी जगह बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कैन बी मैग्नेटाइज मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट आयरन प्लेस इनसाइड द कॉइल, कॉइल के अंदर अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाते हैं तो फील्ड मजबूत होता है। यानी सारे के सारे प्रश्न सही है, यानी ऑल इज राइट, चारों ऑप्शन ओके हैं। चलिए अगला आप बात करते हैं। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आंसर में देखिए, दी पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक एसोसिएटेड सोलेनॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट बार। एक मिनट, यहाँ पे कुछ दोनों में गड़बड़ तो नहीं है। सोलेनॉइड डिफरेंस, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैग्नेट बार है, हिंदी में देखेंगे तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा 14 का। यहाँ पे हाँ सही है, सी ऑप्शन है, हमें लग रहा है सी भी सही हो जाएगा। 1 मिनट, हिंदी इंग्लिश डिफरेंस पैटर्न, 1 मिनट। 13 नंबर कहाँ गया जी प्रश्न,
13 नंबर। 14 नंबर यहाँ से देखें, सोलेनॉइड से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न एक बार चुंबक के चारों और चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता, सबका सेम होता है। देखिए बिल्कुल सी आंसर रॉन्ग है, बाकी ए सही है, बी सही है, डी सही है, बिल्कुल राइट आंसर डी है। तो चलिए आगे, उसके बाद सी है आपका आंसर। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है उसको बताना है। और जैसे कि यहाँ पे भी बताना था कि कौन सा सही नहीं है, उसी के गलत कथन भी बताना था। तो 15 में देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सतत बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, वक्र भी बनाती है, नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा वक्र पर किसी बिंदु के स्पर्श रेखा दिशा और उस बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र को दिशा देती है। और चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के जाती है। तो ये तो सही है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव जाती है चुंबक के बाहर। तो ये क्या लग रहा है आपको? गलत है। अभी हमने जो मैग्नेट की बात किया था, नॉर्थ से साउथ, तो बाहर में नॉर्थ से साउथ जाता है और अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है। तो कह रहा है चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के देर जाता है, जो गलत है। साउथ से नॉर्थ चुंबक के अंदर जाता है, बाहर नहीं जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। चुंबक के संभावना के रूप में गलत कथन एक और चुनिए है। एक और गलत कथन आ गया जी। यहाँ पे देखिए, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए एक सरल नियम है। बिल्कुल दाहिने हाथ में करंट मालूम करते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के उपयोग करके करंट जाने वाली कंडक्टर के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजा जा सकता है। बिल्कुल सही है, दोनों राइट है। सी है, प्रत्यक्ष और परावर्ती धाराएं, यानी एसी और प्रत्यक्ष के बीच के अंदर हमेशा एक दिशा में बहती है, जबकि अपरिवर्ती धारा समय के साथ अपनी दिशा बदलती है। यानी डीसी में सिंपल होता है, कोई दिशा नहीं होता है, और एसी में पॉजिटिव नेगेटिव यानी पल्सेटिव पीरियोडिक होता है। बिल्कुल सही है। भारत में एसी को 1/60 दशा बदलता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, 1/60 बदलता है, ऐसा नहीं है। भारत में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। तो राइट आंसर आपका डी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऊपर के सही है। चलिए अगला प्रश्न है, एसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र का एक कंडक्टर द्वारा अनुभव। 1 मिनट, यहाँ से प्रश्न यही है, एसी जनरेटर में किसके द्वारा सिद्धांत पे काम करता है वो बताना था। तो यहाँ देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के एक कंडक्टर द्वारा अनुभव, चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक और विद्युत क्षेत्र के चार्ज कण द्वारा। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक होना चाहिए एसी जनरेटर में, लेकिन 17 का इंग्लिश में देखना पड़ेगा। प्रश्न हिंदी में टाइप करने से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ 17 है, एसी जनरेटर वर्क एज ए प्रिंसिपल ऑफ। देखिए पूरा प्रश्न वहाँ पे टाइप होने में आधी नीचे आ गई, आधे ऊपर आ गया। तो ये किस में काम करता है? तो आप देखिएगा यहाँ पे, फोर्स एक्सपीरियंस बाई द पार्टिकुलर इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई भी मैग्नेट घूमेगा या मैग्नेट के क्षेत्र में कोई भी कंडक्टर घूमेगा तो क्या होगा? उसमें विद्युत पैदा हो जाता है। यही आपका इसका काम है। तो बिल्कुल एक आपको सिंपल सी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आना पड़ेगा फोर्स एक्सपीरियंस। उसके बाद फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल यूज इन, ये इस बार ग्रुप डी 2022 में पूछ चुका है कि किस में यूज होता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो सिंपल सी बात है, मोटर जनरेटर 2 ही में यूज होता है, और 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको सही ऐसे ही मिल जाएगा। आप सी एंड डी को हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जनरेटर और मोटर, पहले लेफ्ट हैंड बताना है फिर राइट हैंड बताना है। तो लेफ्ट हैंड की जब भी बात होती है ना, एल मतलब मोटर, याद रखिएगा एल एम, और राइट मतलब जनरेटर, ये आपका कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखिए, पहले आएगा मोटर फिर आएगा जनरेटर, आपका ऑप्शन होगा बी राइट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। अभी नीचे और क्लियर होगा, अभी नीचे आएंगे तो और आएगा। उसके बाद 19 नंबर है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड लॉन्ग कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज। अंदर में क्या होता है? हमने बोला पोल पे तो ज़्यादा होता है, लेकिन अंदर में क्या होता है? सेम ऑफ द ऑल पॉइंट। आंसर भी लिख दी है, सेम ऑफ द ऑल पॉइंट, सब जगह एक जैसा ही होगा। उसके बाद 20 नंबर की बात करेंगे, बाई विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन। किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को मापा जा सकता है? हिंदी में
तो आप क्या जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस किससे होगा? वोल्ट मीटर से तो हम वोल्टेज नापते हैं, गैल्वेनोमीटर से करंट मापते हैं, एम मीटर से भी करंट मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं, करंट की डिफ्लेक्शन मापते हैं, ध्यान रखिएगा, और एम्पियर मीटर से करंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल है, ये आपको प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, नॉर्थ और साउथ के रूप में वो अपने आप मूव कर जाता है नीडल, इससे पता चलता है कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में एक करंट में पूछा था लोगों ने कि EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इलेक्ट्रिकल में, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जब हम इसमें बात करते हैं, तो यहाँ पे EMF होता है, मैग्नो मोटो फोर्स के नाम से इसको भी आप याद रखिएगा। EMF के इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। EMF की बात करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक सर्किट में बात करते हैं EMF की। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न था 21, फैक्टर विच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड ऑफ, किस पे डिपेंड करेगा? तो मैग्नेटिक करंट, नंबर ऑफ टर्न, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। तो आप जानते ही हैं जब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इसी से होता है, जब ये तीनों मिल जाते हैं एक साथ, तो ऑल ऑफ दी एबव आपका आंसर आएगा, ऑल ऑफ दी एबव। उसके बाद सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पूछ रहा है, मैग्नेटिक इनमें से गलत कौन सा है वो बताइए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस क्लोज कर्व, नो टू फील्ड लाइन कैन बी क्रॉस ईच अदर, फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर, और यहाँ पे द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक शोन द डिग्री क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन। तो देखिए कोई भी लाइन मैग्नेट आप कहीं भी देखेंगे तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर कोई भी मैग्नेट देखेंगे आप, इधर से एक लाइन, दूसरे से इधर लाइन, तीसरे से इधर लाइन, कोई ऐसा लाइन नहीं होता है कि इस लाइन को क्रॉस कर जाए, और कोई भी ऐसा लाइन नहीं होता है इस लाइन को क्रॉस कर जाए, यानी फील्ड लाइन कैन नॉट बी क्रॉस ईच अदर। कभी भी किसी भी कंडीशन में चाहे कितनी दूर तक मैग्नेटिक लेंथ न जाए, एक दूसरे को काटती नहीं है। उसके बाद है एसी जनरेटर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, एसी जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है? तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में काम करता है एसी लॉ आपका। डीसी जनरेटर है, सॉरी, डीसी जनरेटर ऑन फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्टेट कंडक्टर फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ, क्या होगा? कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्टेट कंडक्टर पैटर्न कैसा होगा? तो ये आपका कंसेंट्रिक सर्किल में होगा, ऐसा स्टेट में बड़ा लाइन में जाते हुए। आगे देखेंगे पिक्चर में तो समझ में आएगा। उसके बाद ये सॉफ्ट आयरन बार इंट्रोड्यूस इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड, क्या होगा? अभी तो बोले कि ये कॉइल है, कॉइल के अंदर कोई सॉफ्ट आयरन यानी कोई लोहा ऐसा डाल दिए, स्टील ऐसा डाल दिए, निकल ऐसा डाल दिए जो मैग्नेटिक मटेरियल का बना है, तो क्या करेगा? उसमें करंट का क्या कर देगा? सॉफ्ट आयरन के बाद इनसाइड डालने से करंट कैरिंग सोलेनॉइड के, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल सी बात कीजिए, विल इंक्रीज। चलिए अगला है इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, जो हम पहले भी एक बार वो 4 प्रश्नों में देख लिए थे। तो मोटर क्या करता है? उसमें हम एसी सप्लाई देते हैं, तो मोटर के पुली पे हमें लोड लेने के लिए जो भी सब लोड ले सकते हैं, यानी एसी इलेक्ट्रिकल पावर को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लोड में यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद आपका है पॉजिटिव चार्ज मूविंग अपवर्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ पार्टिकुलर विल बी डिटेक्टेड टुवर्ड, कह रहा है एक पॉजिटिव चार्ज मूविंग अपवर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन टुवर्ड नॉर्थ, पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से डायरेक्ट कर रहा है, तो आपकी इसकी पार्टिकल डिफ्लेक्ट कहाँ होगा? तो अगर ये नॉर्थ की तरफ है तो इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो किधर की तरफ? ये साउथ तो इधर है, तो साउथ होगा नहीं, ईस्ट होगा नहीं, किधर की तरफ? वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा, किधर की तरफ होगा? वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा। इसका हमें रूल पढ़ेंगे जो थंब रूल, तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा इसका वेस्ट, यहाँ आंसर आप जान लीजिए। उसके बाद 28 नंबर है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इमेज गिवन बाई, किस रूल से दे सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज गिवन बाई, देखिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी दे दिया,
लेफ्ट हैंड रूल भी दे दिया, राइट हैंड थंब रूल दे दिया, लेफ्ट हैंड थंब रूल दे दिया। तो इंड्यूस करंट की बात हो रही है। करंट आपको थंबनेल रूल से, लेफ्ट हैंड थंब रूल से भी बात पड़ेगा, राइट हैंड रूल से भी फ्लेमिंग का पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि पता कैसे कर सकते हैं, तो ये फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में जब आएंगे तो हम कहते हैं कि थंब हमारा जो होता है मोशन की बात करता है। अगर मिडिल फिगर बात करेगा कुछ और का, तो सबसे जो वीक वाली फिगर होता है उसमें करंट का रूल होगा, वो अभी नीचे आएंगे हम थंबनेल में, तो इसको बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। उसके बाद आपका स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए लॉन्ग पेयरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड इज, वही होगा सेम इज ऑल पॉइंट, एक क्वेश्चन रिपीट टाइप पे हो गया है नीचे। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल इलेक्ट्रिकल मोटर इज डिटरमाइन बाई, रोटेशन भी किससे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो फ्लेमिंग के रेप रूल। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल मोटर बता रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा मोटर, और मोटर की बात हमने क्या किया था, एल एम, और अगर हमने आर के साथ क्या जोड़ा था, जनरेटर। तो यहाँ पे मोटर की बात की है, तो फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल से आपका मोटर का पता चलेगा, और जैसे ही जनरेटर की बात करेंगे तो फ्लेमिंग की राइट हैंड की बात करेंगे। दोनों कंसेप्ट याद रखिए, बार बार पूछते रहता है प्रश्न में। उसके बाद 31 नंबर है, बाई कन्वर्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एमर्ज फ्रॉम, खाली स्थान टू मर्ज। 31 नंबर से हिंदी में ले लेते हैं, छोटा सा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा हिंदी में करेंगे तो आप समझ जाएंगे, और फिर जब फिगर से हम आएंगे तो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करके चलते चलेंगे। तो 31 नंबर नीचे आते हैं, लेके आते हैं आपको नीचे। हाँ, कर है परंपरा के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या करती है, उत्तर ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव के रूप में विलीन हो जाती है। तो ये तो हम पहले भी बात कर रहे हैं, लेकिन खाली स्थान के रूप में इसको आपको ले लिया है कि जब हम फिगर के रूप में हम जान नहीं गए हैं कि नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती है, ये आपकी परंपरा ही है, और इधर भी नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है। उसके बाद करें, एक सिलेंडर का आकार में बारीकी के लपटे गए इंसुलेटेड तांबे की तार कोई गोलाकार घुमाव तार का सोलेनॉइड कहा जाता है। यानी जब बात करते हैं ये ऐसा, जो अभी नीचे फिगर में हम देखेंगे, ऐसे ऐसे घुले हुए से को सोलेनॉइड बोलते हैं। हो सकता है ये एक टर्न का भी हो या बहुत तरह टर्न का हो। सोलेनॉइड जैसे बहुत टर्न का ही बोलते हैं, एक टर्न को क्या बोल देते हैं, हम सीधा लूप बोल देते हैं। सोलेनॉइड एक से ज़्यादा टर्न को बोलते हैं। चलिए, उसके बाद आपका है विद्युत मोटर के घूर्णन करने का उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल ऊर्जा में बदलता है, वही को फील करने के लिए दिया हुआ है। उसके बाद एसी जनरेटर की बात कर रहा है, तो ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में ऊर्जा को कन्वर्टेड करता है, तो ये सब लोग जानते हैं। उसमें फुली हम मैकेनिकल डीजल जनरेटर या किसी और से उसको मूव करते हैं, हाइड्रो से करते हैं तो इलेक्ट्रिकल होता है, वो एसी जनरेटर का काम है। उसके बाद दिश धारा और परावर्ती धारा में क्या होता है, अंतर ये होता है कि परावर्ती धारा एक दिशा में यानी प्रत्यक्ष धारा यानी डीसी, और अपवर्ती एसी धारा उल्टा धारा, मतलब दोनों बार बदलता है, और ये एक ही दिशा में बहती रहती है। उसके बाद 35 नंबर के बाद 36 नंबर है, विद्युत मोटर के कुंड, एक मिनट थोड़ा सा साउंड। विद्युत मोटर में कुंडल को एक ही दिशा में लगातार घुमाने के लिए कार्बन ब्रश, यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, विद्युत मोटर में कुंडल को एक ही दिशा में लगातार घुमाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे बोल रहा है कार्बन ब्रश, कम्यूटेटर नामक उपकरण। उसके बाद आपको हर बार बदल देता है, सी पर्ची अंगूठा और आर्मेचर। इस प्रश्न को इंग्लिश में देखेंगे तो आपको मिलेगा मोटर में कम्यूटेटर की बात करेगा, तो एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा। 36 नंबर प्रश्न कम्यूटेटर मिलना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा सा प्रश्न पे हमें थोड़ा सा सभी लोगों का होता है कि जब इंग्लिश में आते हैं तो कन्फ्यूजन बहुत कम क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखिए, इन इलेक्ट्रिकल मीटर क्वाइल रोटेटिंग कंटिन्यूसली इन सेम डायरेक्शन, करेंट रिवर्स द क्वाइल इज एवरी हाफ रोटेशन बाई डिवाइस कॉल्ड टू कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, इसको अब एक बार पढ़ लेते हैं। कम्यूटेटर एक गोल रचना है जिसमें कॉपर के बीच में बारीकी का माइका, ये जो ये बॉर्डर पे लगा हुआ है माइका होता है, और हर क्वाइल, किसी भी मशीन का हर क्वाइल एक एक सेगमेंट से जुड़ा हुआ रहता है। इस पॉइंट को, एक पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट, और बीच में उसका जुड़ा हुआ रहता है, ऐसा ऐसा करके रोटेट होता रहता है। यानी अगर सिंपल सी यही प्रश्न कई बार पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक की मोटर में एसी और डीसी का पहचान कैसे होता है, तो जहाँ कम्यूटेटर लगा हुआ मिल जाए, ये सेगमेंट किसका होता है, कॉपर का होता है, और स्लिप रिंग जहाँ मिला हुआ मिल जाए, जहाँ भी स्लिप रिंग आपको दिख जाए उसे बोल दीजिए एसी मोटर, और जहाँ भी कम्यूटेटर आपको मिल जाए उसे बोल दीजिए डीसी मोटर। बस उसी का ये प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न। ये
कम्यूटेटर और स्लिप रिंग सबको याद होनी चाहिए, इसी का पहचान होता है। उसके बाद कह रहा है एट द सेंटर ऑफ द करेंट करेंटली लूप द मैग्नेटिक फील्ड अपीयर टू, स्ट्रेट लाइन हुई होगा, ये तो हमने पहले भी बात के लिए। सेंटर ऑफ कैरिंग लूप, अभी हमने बात किया था ना कि सिरे पे गोल घूमता है और बीच में इस तरह के आकार जाते हैं, इस आकार से मैग्नेटिक फील्ड बिना क्रॉस किए हुए। तो ये आपकी बात हो गई। उसके बाद 38 से 44 नंबर प्रश्न के लिए आपको बताना था, जो हमने कई बार मैग्नेट में रिपीट कर रखा है, राइट हैंड थंब रूल। तो ये हम डायरेक्ट आपको मैच नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पे आंसर हमने डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि आपको समझ में आया। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर। कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड को क्या बताता है, ये राइट हैंड थंब रूल में। उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, गिव ए डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ करंट करिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड का है। राइट हैंड में क्या होता है, गिव ए डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। अब यहाँ पे देखिएगा इसी में एक चीज़ और हम इंसर्ट कर देंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो मोटर के लिए। और एक मिनट किसके लिए, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड मोटर के लिए, और यहाँ पे फ्लेमिंग राइट रूल हैंड रूल जनरेटर के लिए। तो मोटर और जनरेटर इसमें लिख लीजिएगा। फील्ड तो बताता ही है, तीनों उंगलियों के बीच में 90 डिग्री का एंगल का, वो देखेंगे हम आगे जब पिक्चर में, अभी वीडियो में आएंगे। उसके बाद आपका अल्टरनेटिव करंट जानते ही हैं कि हर बार दिशा चेंज होते रहता है, और फ्रीक्वेंसी कितना बार चेंज होता है भारत में, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। तो उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट करंट, तो ऑलवेज फ्लो ऑन डायरेक्शन, यानी इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस तार और नेगेटिव तार फिक्स होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, बार बार आपने पढ़ा है। उसी तरह आपका डीसी मोटर या जनरेटर में क्या, जनरेटर की बात है तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। तो ये बेसिक थे टॉपिक इतने। उसके बाद आपके आते हैं नीचे वाले पॉइंट पे। नीचे वाले पॉइंट है 45 नंबर 45 नंबर, द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज डिफेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट इज सर्किट इज नॉन। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट को कौन डिफेक्ट कर सकता है, यानी उसको समझ सकता है, तो किसको बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर का। इलेक्ट्रिकल करंट मापने के लिए एम्पियर मीटर यूज करते हैं, लेकिन उसके डिफ्लेक्शन यानी थोड़ा भी माइनर करंट चेंज हो बता दे, वो गैल्वेनोमीटर का है। उसके बाद है मेटल कैन बी यूज फॉर कंडक्ट बेसिक कॉम्पास। कॉम्पास जो होता है मैग्नेटिक कॉम्पास का, उसका बेस के लिए कौन सा मेटल यूज करते हैं वो बताना है। अगर मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो एल्निको का यूज करते हैं, लेकिन बेस में अल्युमिनियम का यूज होता है लाइट वेट के कारण। उसके बाद एसआई यूनिट पूछ देता है कई बार, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आप सब लोग जानते ही हैं, इसको टेस्ला बोलते हैं। और नीचे आएंगे तो एक बार और बताएंगे, टेस्ला का अल्टरनेटिव यूनिट भी होता है, उसको एसआई यूनिट तो नहीं है लेकिन उसको यूज किया जाता है वेबर के रूप में, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद अब पिक्चर से कुछ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कंसेप्ट ऑफ मोटर ऑफ जनरेटर में। देखिए हमने बोला सबसे पहले कि जिस डायरेक्शन में करंट कॉइल में, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पर 2-3 कंसेप्ट हमें बताना था, इसलिए इस पिक्चर को लिया है। यहाँ पे एक बैटरी की सोर्स है, यहाँ से डीसी हो सकती है, एसी हो सकती है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो डिवाइस लगा हुआ है, इस डिवाइस को ही हम बोल रहे थे कम्यूटेटर, यही समझाने के लिए फिगर लिया है। कम्यूटेटर मतलब ये सेगमेंट में ब्रेक हो, हर पीस अलग अलग हो, ऐसा ऐसा ऐसा, और बीच में माइका या अबरक कह सकते हैं, अबरक लगा हो, ऐसे पार्ट को हम कम्यूटेटर कहते हैं। और जहाँ कम्यूटेटर लग गया वैसे मशीन को हम डीसी जनरेटर या डीसी मोटर बोलेंगे, सिंपल सी बात है। अगर ये डिवाइस एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ हो और सप्लाई कॉइल से जा रही हो, कंटिन्यूस जा रही हो, वैसे डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, मोटर बोलते हैं। ये आपका एसी मोटर, एसी जनरेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और पार्ट हमने यहाँ बात किया था कि नॉर्थ पोल किधर बनेगा, जिधर से करंट निकलेगा, और साउथ पोल किधर बनेगा कॉइल में, जिधर से करंट जाएगा। यहाँ पे इंडिकेटिव लाइन है, उसको भूल जाइए। यानी कोई भी कॉइल जो आपकी पोल बनना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना है, उसमें साउथ पोल उधर बनेगा जिधर से करंट फ्लो होगा, और जिधर से करंट निकलेगा उधर नॉर्थ पोल बनेगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। उसके बाद फाइंड ऑफ मैग्नेट के पोल इसमें कह रहा है, इसमें पोल बताना है आपको मैग्नेट का। तो देखिए हमने क्या बोला, पहले हमने प्रश्न में पढ़ा था, प्रश्न में क्या पढ़ा था कि नॉर्थ से क्या निकलता है, आपकी मैग्नेट निकल के साउथ में जाता है, मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ से निकल के नॉर्थ में जाती है। तो हम क्या पोल इसको इधर नॉर्थ मार्क करेंगे, इधर साउथ,
गलती ये नहीं कर देना, लोग वो गलती भी कर देते हैं, इधर साउथ लिख दिए इधर नॉर्थ लिख दिए, ये रॉन्ग हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। यानी नॉर्थ से निकल के यहाँ पे देखिए रो निकल रहा है यहाँ से नॉर्थ, और इधर आ रहा है साउथ में, तो ये पोल मार्क करना, ऐसा भी फिगर आ जाता है। उसके बाद राइट हैंड थंब रूल के क्वेश्चन रिगार्डिंग है, तो दाहिने हाथ का नियम में थंब रूल में देखिए क्या इसका मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए ये फिगर लिया है। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है आपको, बेसिक सी बात है, आपकी अंगूठा, देखिए अंगूठा ऊपर की तरफ है, यहाँ पे दोनों हम बता देंगे। तो करंट किधर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, यानी अप डायरेक्शन में। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस तार या केबल या कोई क्वाइल या लूप है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की बात करता है थंब रूल में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी आपके हाथ की अंगुलियाँ जैसे घूम रही है उस डायरेक्शन में बनेगी। तो देखिए यहाँ पे करंट इधर से आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसा है, अंगुलियाँ इधर से इधर जा रही है, इस डायरेक्शन से इधर में। तो करंट का एरो किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एरो किधर होगा, इधर होगा। तो देखिए इन्होंने एरो यहाँ दिखा रखा है, अगर आप चाहते हैं कि इस एरो को बदल दें तो आप एरो यहाँ भी लिखा सकते हैं इस डायरेक्शन में, इधर आगे के डायरेक्शन में। अगर इसी को कई जगह ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, ये करंट को इधर डायरेक्शन में पलट दिया जाए, तो एरो क्या हो जाएगा, ये एरो सीधा इधर के डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी आपकी अंगुलियां, आपकी हाथ नीचे होगी, ये अंगूठा नीचे आया, तो ये आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, यानी करंट का राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो पता चलेगा, और आपकी करंट की वो दिखेगी, डायरेक्शन दिखेगी। उसके बाद आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल के बारे में बात कर रहा है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट रूल हम किसके लिए यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे मोटर के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो मोटर में देखिए क्या है, सबसे पहले मोटर में आर्मेचर का मूवमेंट, फील्ड का डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, जहाँ हम यहाँ पे मोटर की मोशन की बात कर रहे हैं, जहाँ फील्ड की बात कर रहे हैं और यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं, सभी के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम होता है। वैसे ही राइट में, तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछ देता है कि अंगूठा किसको निशान करता है, तो आप लिखिएगा मोशन का, यानी कंडक्टर का घूमने का। उसके बाद फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वो कौन सा करेगा, तो आपके ये फिगर, और मिडिल फिगर किसको बताएगा, तो आपकी उसमें उत्पन्न हुए करंट को। उसके बाद अगला प्रश्न, राइट हैंड के बाद फ्लेमिंग का राइट हैंड, पहले लेफ्ट हैंड की बात कर लिया, अब राइट हैंड का जो करंट, फील्ड और मोशन के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा कई जगह अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे जनरेटर में यहाँ लिखा लगा होगा कि कंडक्टर का मोशन, यहाँ पे फील्ड और यहाँ पे करंट, और कई जगह ये करंट के जगह पे आपको ईएमएफ भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये अलग अलग थोड़ा सा पैटर्न कंसेप्ट अलग होता है। तो इसको आप करंट के जगह पे आप ईएमएफ भी पूछेगा तो इधर से, अगर एमएमएफ पूछा तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और इधर कंडक्टर की मोशन या घूमने की दिशा भी पूछ सकता है। घूमने की दिशा पूछा तो मोशन की इधर की तरफ आपका राइट हैंड से रूल मिल जाता है। और इसमें भी कंसेप्ट यही रहेगा कि इन अंगुलियों और इन अंगुलियों का बीच का एंगल 90 डिग्री ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है जो करंट डायरेक्शन और मैग्नेटिक लाइन का है। ये अभी थंब रूल में भी हमने यही पिक्चर देखा था कि करंट अगर ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ अंगूठा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर से आएगी, इधर से आके इस डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ भी सेम है, ये बैटरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया है, करंट लगा दिया है, बैटरी लगा दिया, ये की लगा दिया, करंट किधर से मूव करा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ से। तो डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, ये डायरेक्शन में जानी चाहिए करंट, इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर ये मैं बैटरी के टर्मिनल में चेंज कर दूँ, यहाँ पे करंट चेंज कर दूँ, यहाँ पे प्लस कर दूँ, यहाँ पे माइनस कर दूँ, ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट है। तो ये करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी इधर की तरफ डायरेक्शन कर रहा है, राइट वार्ड, अभी क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जितने भी एरो हैं इधर की तरफ चिड़िया मुड़ जाएगी, यानी इसके डायरेक्शन सारे चेंज हो जाएंगे, यानी करंट का डायरेक्शन चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज। चलिए अगला प्रश्न है जिसमें इलेक्ट्रिकल लूप से संबंधित है। तो एक देखिए लूप पे भी कई सारे हमने प्रश्न डील किया था। देखिए पोल के पास क्या होता है, गोल होता है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा सब कुछ करंट से फॉलो हो रहा है। यहाँ से आपने करंट यहाँ से निकाला, करंट जब इंटर किया तो देखिए करंट जब इंटर कराते हैं तो हमारा करंट जिधर से जा रहा है लूप उसके क्या होता है,
अगर इसे हम स्ट्रेट लाइन कर देते तो करंट इधर जाता, इधर से इधर जाता, और यहाँ पे देखिए करंट इधर से आता और इधर से आता, तो करंट किधर जाता, इधर जाता। तो देखिए यहाँ पे करंट का फ्लो उस करंट के एंटी क्लॉक में है। अगर अंगूठा लगाएं तो इधर, अंगूठा लगाएं तो ये ऐसा है, मतलब ये पिक्चर में दिखाया है। और बीच वाली लाइन देखिए कैसा है, ये स्ट्रेट है, इधर से इधर की तरफ मूव कर रही है। यानी अगर इसमें कोई कह दिया जाए कि अगर नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल कहाँ है, तो ये अंदर की अगर बात है मैग्नेट के अंदर, अगर ये सारी काम मैग्नेट के अंदर हो रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका साउथ पोल, और इधर क्या बोल रहा है नॉर्थ पोल। तो सीधी सी बात है, जिधर हमने करंट की डायरेक्शन दिखाया था वो कहाँ बनता है, करंट के डायरेक्शन में साउथ पोल, और उल्टे डायरेक्शन में नॉर्थ पोल, जहाँ से करंट लीव करती है। तो कंसेप्ट आप पहले जो प्रश्न में पढ़े थे एमसीक्यू में, वो आपको फिगर में भी दिख जाएगा। चलिए अगला है सॉफ्ट मैग्नेट के बारे में। सॉफ्ट मैग्नेट में अगर कोई कॉइल इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, वही प्रश्न यहाँ भी है। अगर एक कॉइल है, कॉइल में डीसी सप्लाई जोड़ दिया, जो हमने साउथ पोल नॉर्थ पोल बनने की बात किया है, तो देखिए जिधर से करंट किधर से फ्लो हो रहा है, करंट आप जानते हैं यहाँ से प्लस टर्मिनल से होकर नेगेटिव टर्मिनल तक बैटरी के बाहर सर्कुलेट होती है। तो यहाँ देखिए करंट की डायरेक्शन ये है, और जिधर करंट जा रही है देखिए कौन सा पोल बन रहा है, साउथ, और जिधर करंट निकल रही है, लीव हो रहा है करंट, वो कौन सा बन रहा है, नॉर्थ। ये कंसेप्ट तो समझ गए होंगे, लेकिन ये क्या होता है, रिपीटेड होगा, करंट इधर से आके इधर से जाके ऐसे ऐसे जा रहा है। अब इसके डायरेक्शन में देखिए मैग्नेट की जो हमने कह रहे थे कि नॉर्थ पोल से निकल के कहाँ तक आती है, साउथ पोल तक, बाहर में जो आपकी क्या मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेट लाइन, और अंदर में क्या जाती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। इस कॉइल के द्वारा आप वेरीफाई कर सकते हैं सारा कंसेप्ट। मतलब अगर मुझे एक पिक्चर दे दे तो इस पिक्चर से हम पूरे क्वेश्चन 8, 10, 20, 25 जितने क्वेश्चन आप देख के केवल इससे निकाल सकते हैं जो हमारा कंसेप्ट था। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न स्ट्रेट वायर और सिंगल लूप है, इसको एम्पियर लॉ के नाम से भी हम जानते हैं कई बार। तो ये भी वैसे ही सेम है कि अगर करंट की डायरेक्शन इधर है तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। अगर एक डायरेक्शन में बदल दूँ इधर की तरफ, नीचे की तरफ, इसकी करंट, इससे करंट को हम नीचे की तरफ कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, करंट फ्लो और वायर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। उसके बाद अगला था, एक अगर लूप में दो जगह अलग अलग बनते हैं लूप, तो देखिए इसमें डिपेंड करता है, यहाँ पे करंट इधर जा रही है इस डायरेक्शन में तो इधर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो ऊपर के क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में देख लीजिएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ क्या करें आपके देखेंगे दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये करंट का डायरेक्शन एकदम बिल्कुल क्लोज लूप में है, लेकिन इसमें ये नहीं एरो का निशान बता रहा है कि कौन सा एरो से जा रहा है, तो दोनों का एरो आपको लगभग सेम दिखेगा, इसको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर। 3-4 प्रश्न और हैं, कुछ आपके टॉपिक भी है, उसको भी आपको न्यूमेरिकल वाला उसको भी समझ लेंगे थोड़ा सा। अगला अंतिम प्रश्न है, एक कार्डबोर्ड पे कोई मैग्नेटिक लाइन को दिखाना है, प्रैक्टिकल में भी यूज होता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस साइन दिए हुए हैं, जैसा 10th क्लास का आपका एग्ज़ाम होता होगा, 10th क्लास का प्रैक्टिकल होता होगा, वहाँ भी आपको ये बताया जाता है। अगर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो हमें ये देखिए करंट प्लस डायरेक्शन से इंसर्ट कर रही है, यहाँ से ऐसे आके और इससे इधर से निकल रही है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ आपको ध्यान है कि जहाँ आपकी वो गोल है वहाँ पे क्या बनता है, सर्कल बनता है, ये तो आपको पहले ही प्रश्न में हमने बताया था। और बीच में क्या होता है, बारीक स्ट्रेट लाइन बड़ा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे भी ये कंसेप्ट और है कि जिधर की तरफ से हम करंट फॉलो कराते हैं वहाँ पे क्या बनती है, साउथ, और इधर की तरफ नॉर्थ। यानी एक करंट अगर इसको हम दिखाना चाहें कि मैग्नेट निकालना, तो ऐसे भी मैग्नेट निकलेगी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे इसको क्या करा है, इस मैग्नेट को एक लूप के माध्यम से दिखाया है, यानी यहाँ पे करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में और इस करंट में एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, यानी जहाँ पे करंट इंटर कर रहा है वो डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज, और जहाँ से करंट लीव कर रहा है वहाँ पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये आपका है। उसके बाद कुछ एक और कॉइल है, उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड सोलेनॉइड नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पता करने के लिए पहले भी हमने किया। जब करंट की डायरेक्शन इधर से सोलेनॉइड में यानी एसी मोटर वगैरह में करेंगे तो उधर के डायरेक्शन में साउथ पोल बन जाएगी, और जिधर से करंट निकालेंगे नॉर्थ पोल बन जाएगी। अगर इसको बढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ ऐसे ऐसे 50 हमें करना है,
8 पोल का मोटर बनाना है, 10 पोल का मोटर बनाना है, तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ से देखिए जहाँ से टर्न खत्म हो रहा है यहाँ से बैटरी से जोड़ देंगे, फिर एक टर्मिनल यहाँ से निकालेंगे, यानी ये कॉइल को ब्रेक करके जितने पोल का कॉइल बनाना है उतने बनाएंगे, उतना नंबर ऑफ मैग्नेट तैयार हो जाएगा। ये कंसेप्ट इस मैग्नेटिक का था। उसके बाद अगला है क्वेश्चन न्यूमेरिकल रूप में, कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर का वायर है जो 10 एम्पियर करंट ले रहा है इनसाइड ऑफ सोलेनोइड पार्टिकुलर 2 एक्सिस, मैग्नेटिक इनसाइड सोलेनोइड गिवन बाय 2.7 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड किस में नापते हैं, टेस्ला में। एक और यूनिट है उसके बारे में बात करने वाले हैं, वेबर का। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द वायर। तो देखिए इसके लिए हमें ये बताने का मतलब एक ही था, इस फॉर्मूला के बारे में आप जान जाए जो ग्रुप डी 2022 में आ चुका है, इस फॉर्मूला के बारे में जान जाए। अब यहाँ तो देखिए लेंथ दिया हुआ है वायर का 3 सेंटीमीटर है, लेकिन हम यहाँ पे मीटर में लेंथ रखेंगे, करंट एम्पियर में होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में है तो वो दिया हुआ है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है। और अब क्या करना है तो एफ निकालना है, फोर्स बराबर बी किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, आई एल कहे तो लंबाई, और आई कहे तो करंट, और थीटा एंगल बोले तो 90 डिग्री। 90 डिग्री का साइन मान कितना होता है आपको तो शायद पता हो, डायरेक्ट होता है, तो आपको इसमें साइन 90 1। चलिए तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये हो गया, तो सीधा वैल्यू रख दिया, मीटर में करंट में रख दिया, मीटर 1 हो गया, और साइन 90 डिग्री का मान तो सीधा 1 हो ही गया। और यहाँ पे 0.3 किसकी है, लेंथ की, तो ये आर्टरी ये आ गया थोड़ा करके 8.10, इतना न्यूटन का बल ऊपर में पावर में आएगा, 8.1 गुना 10 के पावर -2 किस में आएगा, न्यूटन में आपके इसकी पावर आ गई। तो फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड से भी ये पता कर सकते थे। उसके बाद मैग्नीट्यूड, अब ये क्या है, वायर कैरिंग करंट 8 एम्पियर बता रहा है, इसमें भी बी निकालना है, करंट 8 एम्पियर है, एंगल और विड का डायरेक्शन यूनिफॉर्म है, और यहाँ पे 15 मैग्नेटिक फील्ड बराबर 0.15 टेस्ला है। और टेस्ला का यूज कहाँ होता है पता है, MRI आपके जितने भी होते हैं CT स्कैन में होते हैं, सब जगह दिखिएगा टेस्ला लिखा हुआ रहता है, और टेस्ला यही है मैग्नेटिक फोर्स। आपके शरीर में कोई विकृति होती है वहाँ भी ये काम करता है। एक तरफ तो एक्सरे होती है और दूसरी तरफ जो आपकी दूसरा MRI वगैरह होता है वो सब टेस्ला में होता है, यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको लिखा हुआ देखेंगे, कहीं भी आप जाएंगे आपके जहाँ भी आपका CT स्कैन वगैरह होते रहता है वहाँ लिखा हुआ रहता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, MRI है। इसी तरह से इस फील्ड को ही स्ट्रॉन्ग बना के आपकी जो विकृति है वो पता किया जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब कंसेप्ट भी कई बार पूछ दिया सकता है। तो करंट वायर बराबर 8 एम्पियर है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे टेस्ला दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है 30 डिग्री, यहाँ पे 300 डिग्री ये गलती से लिखा हुआ, एंगल ऑफ 30 होगा, हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। और वही फार्मूला वही B/I/L साइन थीटा के लगाएंगे तो वो मान हमें निकल जाएगा 0.6 न्यूटन। यानी ये फील्ड कितनी हो गई, कमज़ोर हो गई, पहले वाले से बहुत कमज़ोर हो गई। यानी इसमें कमज़ोर होने का कारण क्या है, एंगल है, जो थीटा का मान वैल्यू कम हो गया 30 डिग्री, तो उसकी वैल्यू के हिसाब से अलग हो गया। उसके बाद अब कुछ फार्मूले हैं, इसको याद रखिएगा केवल जानने के लिए। कह रहा है कि अगर कोई भी एक फील्ड होगा तो सेंटर ऑफ सिंगल लूप गिवन बाई, कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे देखिए B बराबर μ/1/2r, एक जहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ लूप है। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, कई बार पूछ सकता है, फील्ड एट सेंटर एंड सिंगल लूप गिवन बाई। कहता है ना सेंटर में फील्ड कितना होता है, सब जगह यूनिफॉर्म होता है, लेकिन ये वैल्यू कितना होता है μ/1/2r, और ये परमेबिलिटी है मटेरियल की, वो तो फिक्स होती है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि अगर दूसरा है फील्ड ऑफ सोलेनोइड गिवन है तो B बराबर UN/I वेयर N बार टर्न ऑफ यूनिट लेंथ के रूप में है। तो इसको भी आप एक फार्मूला को याद रखेंगे, B बराबर μN/I एक दूसरा फार्मूला है, N नंबर ऑफ टर्न है, I बराबर करंट है, और ये परमेबिलिटी है, वो भी आप एक याद रखेंगे। उसके बाद फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, यहाँ तो सिंगल की बात हो रहा था, यहाँ टोरॉइड की बात हो रहा है, तो यहाँ पे आपका μN/I 2πr के यहाँ 2r था, यहाँ पे 2πr है, पाई की वैल्यू लग रही है। यानी तीनों का आपको पता चला गया, यानी सोलेनोइड का और नंबर ऑफ टर्न मल्टीपल का r क्या है, रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ टोरॉइड।
उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन में भी बताना है, ये भी आ सकता है, लॉन्ग रहे तब। तो यहाँ पे B बराबर म्यू 0 L 2 पाई R, जो आपकी यहाँ पे N था यहाँ पे बदल चुका है। उसके बाद एम्पियर लॉ इंटीग्रल फॉर्म में आता है, तो ये आपका ये म्यू 0 I के रूप में इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद फोर्स ऑफ मूविंग चार्ज का है, F बराबर क्या होता है क्यू भी साइन थीटा, F डिवाइडेड बाई क्यू भी साइन थीटा है फोर्स ऑफ मूविंग चार्ज का। तो ये आ गया आपका ऑप्शन। अब एक दूसरा हमने बोला था कि टेस्ला एक यूनिट तो होती है वेबर की, हमारा पे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट SI टेस्ला है, लेकिन और दूसरा यूनिट क्या होता है वेबर पर स्क्वायर मीटर, ये भी आप याद रखिएगा, जिसको टेस्ला बराबर वेबर बटे मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, N/C सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, एम डिवाइडेड पर एम होता है। तो SI यूनिट तो टेस्ला है, लेकिन वेबर पर यूनिट भी पूछा जाता है और लाइन ऑफ स्क्वायर के रूप में भी पूछा जाता है, पर सेंटीमीटर में कितना लाइन मैग्नेटिक फील्ड होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो पूरे डिटेल था, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों कोशिश किया है, लेकिन हिंदी में कई जगह ट्रांसलेट करते वक्त कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम इंग्लिश को प्रिपेयर करेंगे। और बाकी जो लोग कर रहे हैं कि डाउनलोड कर लें, तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें अभी आंसर भी अपडेट कर देंगे थोड़ी देर में। थैंक यू, धन्यवाद।